अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में हमेशा की तरह यहाँ पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाएगा कि जो अफ्तारी के नाम पे गंद बला जो बेच रहे होते हैं और लोग बेचारे ले रहे होते हैं, फिर बीमार हो रहे होते हैं, किसी का गला ख़राब हो रहा होता है, किसी का पेट ख़राब हो रहा होता है और वो अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो शायद ये कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हम रमज़ान में हम रोज़ा रख के इबादत करने के बाद जो हम 2 नंबरी करते हैं खाने के अंदर, वो अल्लाह ताला ही उससे हमें बचाए और हमारे करतूतों को ठीक करे, तो उसकी मेहरबानी है। हम तो कोई कसर नहीं छोड़ते, गुनाहगार लोग हैं। आज हमने बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट की मोहसिन भट्टी साहब को। भट्टी साहब जो है ना, ये डॉक्टर हैं फूड के और हर किस्म के फूड के, और अब तो अपना यूट्यूब चैनल भी कर रहे हैं और उस पर बड़ी तफसीलें हैं। लेकिन मैंने इनको कहा कि पहले हमें आके बताएं कि रमज़ान में क्या क्या होता है, और अफ्तारी से शुरू होते हैं, फिर हम सहरी पे भी आएंगे। अफ्तारी से शुरू होते हैं कि अफ्तारी में लोग क्या खाते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें कैसे पहचान हो कि यार ये जो तली हुई चीज़ है ये सही है या गलत है, या इससे हमें कोई सेहत के लिए मुज़र है। तो बड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच। अफ्तारी कैसे करें जी? सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ आपसे ही सीखा है सर। बड़ी मेहरबानी सर ये जो अफ्तारी के लिए जब भी जाएंगे, आप देखें कि जैसे ही रमज़ान शुरू होगा तो मशरूम ग्रोथ हो जाएगी, जगह जगह पे पकौड़ों समोसों की दुकानें लग जाएंगी और बाकायदा वहाँ पे लाइनें लगी होंगी। अब एक आम कंज्यूमर जब जाए तो उसे क्या देखना चाहिए? उसे ये देखना चाहिए कि जिस ऑयल में फ्राइंग हो रही है, जिस कढ़ाई में फ्राइंग हो रही है, उसके तेल की रंगत कैसी है। ये ना करे कि सिर्फ काउंटर पे जाए और जाके सामान ले और आ जाए। उसे चाहिए कि अपनी सेहत का खुद ख्याल रखे और उस कढ़ाई में जो तेल खौलता हुआ तेल है उसको एक नजर जरूर देखे। और बड़ी साहब, मुझे क्या पता चलेगा एक आम आदमी? जी सर, अगर उसकी रंगत काली हो गई है तो बराए मेहरबानी वहां से ना खरीदे। और दूसरी, या उसको कह के तेल बदलो, या तेल बदले जी। वो कहेगा होने पाया नहीं, अगर होने पाया तो फिर रंगत काली नहीं होगी। हाँ, ठीक है। और दूसरी निशानी उसकी ये होगी कि जब वो तेल जब खौल रहा होगा तो एक तो आग का धुआं है, दूसरा उस तेल में से भी धुआं अगर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो तेल अपनी उम्र पूरी कर चुका है। अब वो कार्सिनोजेनिक हो चुका है, कैंसरियस हो चुका है, उसके बॉन्ड टूट चुके हैं। भट्टी साहब, आप तो मुझे तरा कटता है तो सीधे मेरा अपना गला करके। सर उसमें से जो तेल में से अगर धुआं निकल रहा है ना, भाई जब कैंसर करा रहे हैं आप तो। सर हकीकत में कैंसर से कम नहीं है। इससे बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई कर लें। मोबिल ऑयल कौन सा सस्ता है? सर बेशक सस्ता नहीं है, यानी मोबाइल ऑयल को खाने की चीज तो नहीं है। हाँ, लेकिन वो जितना जहरीला हो चुका है, जितना कार्सिनोजेनिक हो चुका है, सारे बेच रहे होते हैं। तो आपका फूड डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि उनको चेक करे जाके? सर वो करते हैं ना, करते हैं जाके। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की। यहां पे बदकिस्मती से मामला ये है कि पंजाब में तो सख्ती हो गई कि यहां पे उन्होंने खुले कुकिंग ऑयल पे बैन कर दिया और आपको खुला कुकिंग ऑयल नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी तीनों सूबों में तो आज भी खुला कुकिंग ऑयल बिक रहा है और खुलेआम बिक रहा है। बट साहब, डब्बे वाला कुकिंग ऑयल भी जो है वो कौन सा सही बना रहे हैं? सर अब यही बात, अब माजरत के साथ मैंने बड़े बड़े हमने केस पकड़े हुए हैं कि जो वो खोते अपना और मुर्दा जानवर जो है उनकी चर्बी गला के उसको तेल डालकर वो लेबल के साथ बेच रहे हैं। ऐसे ही है सर। उसमें ये वाले केसेस बिल्कुल हैं सर। और लेकिन वो फिर भी ट्रेसेबल है, उन्हें पकड़ा जा सकता है कि उनका नमूना फेल हुआ, ठीक है, तो उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन खुले वाले केस में तो उसका माई बाप ही नहीं है। और अगर कराची जैसे बड़े शहर में चल जाएं, पिशावर में चल जाएं, कोयटा में चल जाएं, तो जो पंजाब के बाहर हैं, और भाई पंजाब में कौन सा खोते तो हम ही खिलाते हैं यार यहाँ पे, बाकी तो किसी को खाते नहीं है। सर अब तो इस पे बड़ी सख्ती हो गई, अब खोते का गोश्त नहीं मिलेगा जी, इसलिए टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। लगता ही है कि आदत पड़ गई है ना उसकी। तो अच्छा, अब सर वापस उधर आ जाए, तो अगर उसमें से तेल में से धुआं निकल रहा है तो वहां से खरीदारी ना करें। दूसरा, अगर उसके पास प्लास्टिक के कैन पड़े हुए हैं, क्योंकि जिससे तेल उंडेलते हैं ना, अगर वो प्लास्टिक के कैन उसकी कढ़ाई के नजदीक पड़े हुए हैं तो समझ जाएं कि ये बंदा खुला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहा है। और खुला कुकिंग ऑयल वो है कि जो सोप ग्रेडेड पाम ऑयल है। अच्छा, वो ये क्या साइंस है कि अगर वो साथ पड़े हैं तो वो खुला है?
सर इसलिए कि जो डब्बे वाला है ना, डब्बे वाला तो अपनी ओरिजिनल टिन में आएगा, ठीक है। जो उसने ड्रम की सूरत में लेना है वो उसने कैन रखना है वहां पे, क्योंकि ड्रम तो नहीं बार बार उड़ेल सकेगा। समझ आ गई। ठीक है, तो अब हम अफ्तारी पे क्या करेंगे? हाँ, अफ्तारी पे ये निशानियां याद रखें। और प्लस हमारी वो बहनें, वो माएं जो घर में कुकिंग करती हैं, वो क्या करें? वो ये करें कि जिस कढ़ाई में जिस कढ़ाई में फ्राइंग कर रही हैं, एक चम्मच ले लें, चम्मच को 3 इंच पे निशान लगा दें, 3 इंच पे निशान लगा के कढ़ाई में यूं डिप करें। और अगर उसकी ये टिप जो है ये ऑयल में से नजर ना आ रही हो, तो इसका मतलब ये है कि जो उनके घर पे ऑयल है वो अब खत्म हो चुका है, वो अपनी उम्र पूरी कर चुका है। उस ऑयल में मजीद पकौड़े समोसे फ्राई ना करें, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अगर बाहर से ले रहे हैं तो वहां पे भी ये देख लें, धुएं वाली निशानी तो आपको वाज़ेह नजर आएगी। उसकी छत के ऊपर बाकायदा ग्रीस जमी हुई होगी, वहां से तेल में से धुआं उठता। और अगर रेडी पे कर रहा है, फिर रेडी पे कर रहा है तो सर रेडी पे कर रहा है तो धुआं तो आपको, ऑयल का धुआं तो फिर भी नजर आएगा ना। अच्छा, ये हो गया। तो इसका मतलब है कि अब इस रमजान में बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा जी है। और अच्छा, फिर अब सहरी पे क्या करें? सर लोग चूंकि आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म से जब ये लोगों को मैसेज जाएगा तो इंशाल्लाह जो इस पे अमल करेगा उसकी सेहत बेहतर होगी। हम तो एक काम नहीं कर सकते भट्टी साहब आपके साथ और फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, कि हम एक हेल्पलाइन खोल ले रमजान में, और जो हमें कंप्लेंट करता है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो आप और फूड वाले जो है वो छापा मार के चेक करें जरा, क्योंकि मुझे तो पहचान नहीं है, वरना तो मैं खुद चला जाऊँ। लेकिन अच्छा ये हम कम से कम लोगों को, एक लोग बेचारे कहाँ रिपोर्ट करें। अब इस तरह अगर हम हेल्पलाइन बना देते हैं तो वो उसमें कर सकते। फूड अथॉरिटी की अपनी हेल्पलाइन भी है। और यार वो इश्तेहार देंगे तो पता चलेगा ना किसी को, वो तो बना के बैठे हैं बस चुप करके, और पता नहीं अफ्तारी के टाइम पे कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। अच्छा, इसमें सर एक और भी आप ऐड कर लीजिए कि हमारे दोस्त सिर्फ पकौड़े समोसे नहीं लेते, ये जाएंगे दही भल्ले लेने के लिए, और दही भल्ले में ये पापड़ी वाले दही भल्ले लेंगे, पापड़ी वाली चाट लेंगे जी। पकौड़े, दही भल्ले, फ्रूट चाट, इसके बगैर तो अफ्तारी का मजा नहीं आता। हाँ। तो सर मजे ले लें या सेहत ले लें? चलो जी, अब उसमें एहतियात कर लें, मजे जरूर ले लें लेकिन थोड़ी एहतियात कर लें। दही भल्ले में क्या करें? अच्छा, अब उसमें जो पापड़ी डलवाते हैं ना, कभी नोट करें सर कि आपने एक पेज ले लें, ये एक आप रोटी बनाते हैं, रोटी गोल होती है, ठीक है? ठीक है, रोटी गोल होती है, उसमें से समोसा पट्टी निकालनी है उन्होंने, और उसको स्क्वायर कट में काट देंगे। अब उसकी जो गोलाइयां हैं, वो गोलाइयां जो कतरने हैं उसकी, वो कहां जाती है? वो पापड़ी में बनेंगी, वो तल के पापड़ी बनाएंगे, ठीक। अच्छा, अब इसमें सर होता क्या है जी? इसमें होता यह है कि जिस जगह पे पापड़ी बनती है, ये वो जगह है जहां पे समोसा पट्टी और रोल पट्टी जो है वो तैयार की जाती है। अगर रोल पट्टी और समोसा पट्टी को आप बनते हुए देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी रोटी बनाई जाती है जी, कम अज कम 1 गज के कतर की रोटी होती है जी, ठीक। अब वो रोटी इस तरह बनती है कि जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, अंगीठियां वहां पे चल रही हैं, शदीद गर्मी का आलम है, पसीना उन्हें आ रहा है, उन्होंने सिर्फ बनियान पहनी हुई है, और वो रोटियां बना के यहां तक उनके रोटी वो आती है हाथ पे, तो फिर जाके वो उसको पलटते हैं, और उसमें उसके बाल भी लग रहे हैं, उनका पसीना भी उसमें शामिल हो रहा है। और वो जब रोटी की तय इतनी, कम से कम को 50 रोटियां इकट्ठी नहीं हो जाएंगी, वो उनको डालते रहते हैं, फिर उसके बाद उन्हें पकाते हैं, पका के फिर काटते हैं, जो कतरने हैं उसमें से लेफ्ट ओवर उसके वो नीचे गिरते हैं, और शाम को जितनी वो इकट्ठी हुई है वो इकट्ठी करके शॉपिंग बैग में डाल के, और वो उनसे दही भल्लों के पापड़ी वाले ले जाते हैं, जिसको जाके फ्राई करते हैं। अब ये वाली जो दही भल्ले की पापड़ी है, इसकी कभी आप शक्ल गौर से देखें कि कतर उसमें से स्क्वायर काटने के बाद उसके कोने से जो बचेंगे, ये वाली पापड़ी जितनी भी होगी, इसके कोने आड़े तिरछे से ये होंगे। पापड़ी कभी आपको स्मूथ एक साइज की, एक शेप की नहीं मिलेगी।
उसका मतलब यह है कि अगर एक शेप की मिल रही है, एक साइज की मिल रही है, तो वो खास तौर पे पापड़ी के लिए ही बनाई गई थी। उफ भट्टी साहब, आपसे मिलने के बाद तो खाना खाने को दिल नहीं करता मेरा। आपके घर वाली क्या करती है? सर मैं तो ये तो सर कोई बड़ी साइंस ही नहीं है। घर पे बन सकती हैं, हमारी माएँ बहनें घर पे रोटी बना सकती हैं, पराठा बना सकती हैं, तो पापड़ी घर में क्यों नहीं बना सकती? भाईजान मैं तो नहीं बनवा सकता अपने घर में, कुक रखूँ तो उससे बनवा लेता हूँ, अलग वैसे तो नहीं बन सकती। आगे बताएं। और कई मजलूम है मेरी तरह के, फिर ठीक है ना। आप सैरी का बताएं मुझे, सैरी पे क्या करें? आप कह देंगे मुझे दूध सही नहीं है। अच्छा, अब दूध की तरफ आ जाए सर। हाँ जी। दूध का मामला ये है हमारा कि हमारी पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी है। 22 करोड़ लोग अगर एक गिलास दूध रोजाना पिए तो हमें 22 अरब लीटर दूध साल का चाहिए, जबकि हमारी पैदावार है 9.5 से 10 अरब लीटर साल की। ये जो बाकी 12 अरब लीटर है, ये डेफिसिट कहां से पूरा होता है? जाली दूध से। जाली दूध से, सिंथेटिक दूध से, मिलावट से, इससे दूध आना है। अब ये जो दूध आएगा, इसके लिए हम इंशाल्लाह फिर एक सेशन और रखेंगे, और जिस तरीके से आप जाली दूध को चेक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो यहां पे हम और डब्बे में जो दूध मिल करेंगे। रहा है वो जाली नहीं है क्या? अच्छा, अब जो डब्बे वाला दूध है ना सर, वो ट्रेसेबल है, उसको पकड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा है, केस भी चला था, तो इनको चेक किया जा सकता है। जो खुला दूध है उसको वो ट्रेसेबल नहीं है। अल्टीमेटली हमें जाना पैक दूध पे है, लेकिन अगर दूध का मसला हमने हल करना है तो हमें ये करना चाहिए कि हमें फार्मर को दूध की सही कीमत देनी पड़ेगी जी। ये जितने ब्रांड है सर, ये तो 75 रुपए देते हैं ना लीटर का। सर 45 रुपए लीटर है, मुझे पता जी। चला 75 सर देते हैं। गलत बयानी करते हैं। मैं खुद गांव का रहने वाला हूं। मेरे अपने घर में अपने गांव में कलेक्शन सेंटर है, और मेरे पास वो रसीदें मौजूद हैं। 45 रुपए लीटर लेते हैं, और वो वाला दूध लेते हैं जिसमें 6% फैट है, और उसके बदले में हमें देते हैं 3.5% फैट वाला दूध। और 45 रुपए लीटर लेकर हमें 200 रुपए लीटर में, 150 से 200 रुपए लीटर में दूध बेचते हैं, और फैट देते हैं 3.5%। मैंने ना बहुत पहले इसीलिए घर में गाय और भैंस रखी हुई थी, और लेकिन उनकी केयर करना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि हर वक्त को बीमारी, कोई ये कोई वो, और को केयर टेकर जो है वो चाहिए होता है ना। सही, हमें तो काम आता नहीं है ये। तो अब आम आदमी क्या करे यार, शहरों में रहने वाला, मोहल्ले में रहने वाला, उस बेचारे को दूध मिल जाए गाढ़ा, वही ठीक है। पहले मैं वो वाली बात कंप्लीट कर दूं कि यही बात, आपके वाली बात कि उसकी केयर करनी आसान नहीं है। मान के फार्मर के साथ तो जुल्म हो रहा है। उसको घर में दूध 90 रुपए मेरे कॉस्ट मेरे करता है हिसाब से तो 70 रुपए भी कम कीमत है जी। उसको 90 रुपए कॉस्ट करता है, उसको 100-125 रुपए लीटर दे दें। और इन्होंने क्या किया हुआ है, कंपनियों के लिए कोई प्राइस रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो चाहे 150 रुपए लीटर बेचे, चाहे 250 रुपए लीटर कोई बेचे, कैपिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं। लेकिन खुले दूध पे कैपिंग है, और उस पे 5% फैट की मिकदार रखने की भी पाबंदी है। और ये कैपिंग कौन करता है? ये सारा हुकूमत करती है, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है जी। अच्छा, इसका मतलब है कि जितनी बड़ी कंपनियां इन्होंने खंचे लगाए हुए हैं जी, लोगों को पैसे खिला रही हैं। सर उनके लिए तो कानून जब बन रहा होता है तो ये लोग उसमें बैठे होते हैं। ये कानून अपनी मर्जी के बनवाते हैं। इन्होंने अपने लिए कोई कानून बनने नहीं दिया। खुले दूध वाले के लिए पाबंदी है कि वो 5% फैट भी दे, और 85 रुपए लीटर से एक्सीड ना करे उसकी कीमत, ठीक। और कंपनियां 160 रुपए लीटर दे, 200 रुपए लीटर और खुद उसमें जो मर्जी मिलाते रहे जी। तो ये अदम मसावात है, ये डिस्पैरिटी है, जिसकी वजह से दूध का मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये डब्बे का दूध बॉईल करता हूँ, कभी कभी खुद भी कर लेता है ना आदमी कर, उसमें झाग ही नहीं आती। सर उसमें फिर ज्यादा इसमें ऐसे भी है, यानी नसीम सादिक साहब थे सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, उन्होंने चेक करवाया कि कुछ कंपनियां थी वो दूध लेती थी 16 लाख लीटर, और दूध बेचती थी को 60 लाख लीटर। सुभान अल्लाह, ठीक है सुभान अल्लाह।
जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ कंपनियों के आदादो शुमार पेश किए कि ये किसानों से ले कितना नहीं है और बेच कितना नहीं है, जो बाकी डेफिसिट है वो कहां से पूरा होता है, क्या इनकी मशीनें दूध देती हैं? सुप्रीम कोर्ट भी सोच में पड़ गया होगा। जी। इसका मतलब है कि बड़ी वाइड मैल प्रैक्टिस हो रही है फूड सेक्टर में पाकिस्तान की। अच्छा, अब शहरी में तो हर एक को दही चाहिए होता है ना, गर्मियों का रोज़ा है तो दही तो खानी है, और दही तो ठीक है। हाँ सर, इसमें बल्कि एक और अच्छी चीज ऐड कर दूं। दूध को जब आप चेक करते हैं तो एक निशानी ज़हन में रख लें कि अगर आपके घर पे जो दूध आ रहा है उससे दही जम रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो सिंथेटिक दूध नहीं है, वो असली असली है। उसमें पानी की मिलावट हो सकती है, ठीक, उसमें इन्होंने स्टार्च डाली हो लेकिन सकती यह है है, कि केमिकल्स नहीं है। केमिकल्स नहीं है, क्योंकि अगर उसमें फार्मोलिन डाल दी गई है, अगर उसमें कोई और केमिकल डाल दिया गया है तो फिर उसे दही नहीं जमेगा, ठीक। इसलिए, और जो दही आप लेते हैं कूंडे वाला, वो दही कम से कम ये हो सकता है कि वो पतले दूध से है, उसमें थोड़ा पाउडर डाल दिया गया है कि उन्होंने थिक कर लिया है, लेकिन वो दही केमिकल वाला नहीं है। दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घर पे खुद दही जमाएं। कोई बड़ी साइंस नहीं है, हमारी माएँ घर पे ही बनाती रही हैं। और ठीक है ना भट्टी साहब, आप आसानी होगी है ना, आप ले आते हैं। अब ये जो हम डब्बे का दही लाते हैं ये तो ठीक है। नहीं सर। और चलो भाई मैंने बंदा की कहे यार घर बंदा उनमें कुंडा लबन चला जावा डीएचए के अंदर सवेरे सवेरे। कोशिश करें कि कूंडे वाला दही जो है ना, मैं तो कुंडे वाला ही लूंगा। तो फिर इसका मतलब है कि एक रात पहले जाके ले लिया करे आदमी, और सुबह सुबह ना भेजे बंदा को। भट्टी साहब, और कोई चीज़ जो रमज़ान की मुनासबत से आप बताना चाहते हैं? बेसन। बेसन में क्या है? सर बेसन में ये है कि आप अभी किसी बंदे को भेजें, उसे पूछें कि चने की दाल का रेट क्या है, क्योंकि चने की दाल से बेसन बनना है ना। 350 रुपये? नहीं सर, वो तकरीबन 110 रुपए 120 रुपए के करीब चने की दाल मिलेगी जी, और बेसन का रेट भी वही है। हालांकि चने की दाल को पीसेंगे तो फिर बेसन बनेगा, उसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होगी, प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड होंगे। तो बेसन महंगा होना चाहिए ना, लेकिन ऑलमोस्ट रेट सेम होगा। बल्कि कई बार तो चने की दाल से सस्ता बेसन आपको मिलेगा कई जगहों पे। तो क्या मिलाते हैं उसमें? हाँ, उसमें सर ये मिलाते हैं कि जितनी हमारी होलसेल की मार्केटें हैं, इसमें जिन दालों को कीड़ा लग जाता है वो दालें नहीं फेंकी जाती। वो दालें, कुछ दाल चने की, कुछ कीड़ा लगी दालें, फिर इसमें मकई डाली जाती है, ठीक। यानी चने की दाल अगर रेट है उसका 120 रुपए, तो मकई 50-60 रुपए किलो मिलेगी, तो मकई उसमें डाल दी जाएगी। फिर उसमें मटरी डालते हैं, जो हमारा मटर खुश्क हो जाता है, इसकी भी उसी तरह 2 पीस हो जाते हैं, और ये देखने में चने की दाल जैसा ही लगता है, क्योंकि खुश्क होके सुकड़ जाएगा, ये उसमें डाला जाएगा। अब पकौड़े तुसी बंद करते, अपना दही भले तुसी बंद करते, फ्रूट चाट तुसी मना करती, उन बंदा की खाए ना सहरी ना अफ्तारी। सर बहुत आसान कि आपको पता है कि आपके घर में इस रमजान के महीने में को 5 किलो बेसन यूज होना है। आप 5 किलो दाल लें चने की, उसको साफ कराएं और चक्की पे भेज दें, खुद पिसवाएं। उसमें और चक्की वाला भी तो मिलावट कर देता है सर। अपने सामने बंदा खड़ा करके ड्राइवर को भेजे हो सके अपने सामने करके ना करने वाली गल्लां ने ना, बस बंदा सारे काम मैं ही करता रहा। मैं अब घर में कभी मोटर खराब होती है, कभी बच्चे को ड्रॉप करना होता है, तो कभी अपना वो लाइट उड़ जाती है, कोई बंदा और काम है कहने और पाले अपने। सर इसमें मसला ये है कि वो जो कीड़े हैं वो भी पिस के साथ शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं ना जी, वो बिल्कुल ऐसी बात है कि 400 रुपये किलो जब टमाटर हो गए थे ना, और बड़ी देर रहे थे, आप याद करें, तो टमाटो केचप की कीमत नहीं बढ़ी थी, क्योंकि टमाटो केचप में टमाटो होगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी ना। उसमें पता नहीं गाजरें डाल रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, और रंग डाल रहे हैं, और चीज़ें डाल रहे हैं। तो ये बड़े सीरियस मसले हैं, और रमज़ान में हमें इसलिए प्योरिटी का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो हम अपनी इबादत से में खलल पड़ता है,
और अपना एक फ़र्ज़ समझ के इस रमज़ान को हमें जितनी मिलावट वाले खाने हैं उनको ना करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबकी इबादत जो है उसको कबूल फ़रमाए और सबके लिए आसानियाँ पेश करे। अल्लाह हाफ़िज़।